ओके, सो स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लेसन 7 और लेसन 8 दोनों कवर करेंगे, क्योंकि लेसन 8 में बहुत ज़रा सा दिया हुआ है, बाकी उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हो रही थी। तो लेसन 7 में मैम ने बताए हैं 3 वेक्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली। देखिए, पहले हम लोग वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, वेक्टर्स के एग्जांपल्स भी देख चुके हैं कि PBR 322 होता है, इकोलाई का मतलब होस्ट की तरह जब हम इकोलाई को यूज़ करते हैं तो हम उसमें प्लाज्मिड डालते हैं बैक्टीरियल सेल का। या और भी हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे वो PUC 8 वाला था। तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, लेकिन हम मोस्ट कॉमनली कौन से यूज़ करते हैं, वो उनको स्पेसिफिकली बताया गया कि अगर हमें बैक्टीरियल सेल है, हमारा जो होस्ट है अगर वो बैक्टीरिया है, तो हम चाहेंगे ना कि कोई ऐसा हमें वेक्टर मिल जाए जो आसानी से चला जाए उस होस्ट के अंदर। तो हम पकड़ेंगे बीमारियों को जो बीमारी कॉज करने वाले हैं, क्योंकि अगर वो बीमारी कॉज कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, तो इसका मतलब कि उनको अंदर घुसने का रास्ता मालूम है, उनको वो खुफिया रास्ता मालूम है जो बाकियों को नहीं मालूम है। तो जो बैक्टीरिया है उसमें प्लाज्मिड्स बहुत आसानी से घुस जाते हैं। अगर हमारा मतलब बैक्टीरिया होस्ट है तो उसके अंदर प्लाज्मिड्स बहुत इजीली पेनिट्रेट कर जाते हैं। तो इसीलिए जो भी हमको अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना रहता है, उसके लिए हम वेक्टर के तौर पे ज़्यादातर प्लाज्मिड का ही इस्तेमाल करते हैं। फिर आती है एनिमल सेल। एनिमल सेल में हम जानते हैं कि रेट्रोवायरसेस जो होते हैं वो कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं, और बहुत आसानी से एनिमल सेल्स में घुस जाते हैं, वहाँ पर रेप्लिकेट करते हैं और कैंसर बना सकते हैं, कैंसर ट्यूमर। तो रेट्रोवायरस का ही इस्तेमाल करके हम अ, ये बायोटेक कर सकते हैं, अपना बायो प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अगर एनिमल सेल होस्ट है तो हम रेट्रोवायरस यूज करते हैं। और अगर प्लांट सेल है तो नाम ध्यान रखना है कि एग एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो बैक्टीरिया अगर होस्ट है तो हम प्लाज्मिड यूज करेंगे वेक्टर के तौर पे। अगर एनिमल सेल होस्ट है तो हम रेट्रोवायरस को वेक्टर की तरह यूज करेंगे। और अगर प्लांट सेल है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का इस्तेमाल करेंगे। तो हम प्लाज्मिड्स के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अलग अलग टाइप के प्लाज्मिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम एग्रोबैक्टीरियम पे आएंगे और फिर थोड़े रेट्रोवायरस के बारे में बात करेंगे। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में रेट्रोवायरस है, हम लोग के मतलब एनिमल सेल्स में जैसे रेट्रोवायरस है, उसी तरीके से एक पैथोजन की तरह से है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस प्लांट्स के लिए। मतलब वो बस उनके अंदर घुस जाता है और प्रॉब्लम्स कॉज करता है उनकी लाइफ में, उनकी मतलब नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कैसे करता है कि इट इज़ द पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट्स, बहुत सारे डाइकॉट प्लांट्स का वो पैथोजन है। और कॉज करता है क्या, ट्यूमर्स। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स इसके पास होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इंसान लालची, हम इसकी जो एक बुरी आदत है, इसका जो एक बुरा ट्रेट है, हम उसका ही इस्तेमाल करके मानव उद्धार का काम कर रहे हैं, या पौधा उद्धार का काम कर रहे हैं। मानव तो ये नहीं है, तो पौधा उद्धार का काम कर रहे हैं।
तो हम बेसिकली अपने एग्रोबैक्टीरियम का जो प्लाज्मिड रहता है, टीआई प्लाज्मिड कहते हैं उसको, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, उसमें ही कट लगा देते हैं। उसके मतलब जहाँ पे मेन जीन रहता है उसका, टीडीएनए जिसको कहा जाता है, उसकी टीडीएनए में ही कट लगा देते हैं। कट लगा करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं और अपना काम करवा लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस करता क्या है। ये जाता है किसी प्लांट सेल के अंदर, इसका टीडीएनए अलग होता है और जाकर के प्लांट सेल का जो डीएनए होता है उससे जाकर के चिपक जाता है और वहां पर जाकर के ये ट्यूमर कॉज करता है। अब कल्चर करना है होस्ट का। कल्चर का मतलब होता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना होस्ट की। सो डायरेक्ट हमने जो एम्प्लीफिकेशन किया पीसीआर में, तो हमने अपने जीन का रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ, उसमें हमने अपने जीन का किया और वो एक पहले तो ट्यूमर करा देता है, तरह से मतलब ऑप्शनल स्टेप रहता है। जीन प्लांट नहीं कहता है कि जीन सिंथेसिस करो करो उन उन सारे सारे केमिकल्स। यहाँ पर हम कल्चर कर रहे हैं होस्ट ग्रोथ और अपने डेवलपमेंट में होस्ट को जो हमारा कंप्लीट एग्रोबैक्टीरियम प्रोडक्ट बन गया है उसको लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने के लिए काम कर लेते हैं। इस काम को हम इस लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अंजाम देते हैं बड़े बड़े टैंक्स टैंक्स के अंदर जिनका नाम है बायोरिएक्टर्स एंड डीएनए जहाँ से ये मेन जो पार्ट उसका अलग होने वाला for this big tanks called bioreactors are used, which is large vessels that can be utilized for culture of around 100 to 1000 liter volume. आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल टीडीएनए इज मॉडिफाइड सो दैट इट डज नॉट कॉज एनी हार्म एंड कैन बी यूज्ड टू इंसुलिन हमने बना ली है। जीओआई। अब हमने ऑफ इंटरेस्ट एक यही सेल बना ली यूज उसकी, करते हैं तो रेट्रोवायरस हम एक सेल से पूरी दुनिया को सिमिलरली उठा तो कर नहीं रेट्रोवायरसेस पाएंगे। हैव आल्सो बीन तो हम डिसार्म्ड इसको एंड बायोरिएक्टर में नाउ डालेंगे, यूज्ड टू डिलीवर हम इसका कल्चर डिजायरेबल करेंगे जीन्स और इसको इनटू एनिमल बड़ी सेल्स। क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। यही इसमें कि सेम हमारे काम हम पास भी करते बहुत हैं सारी हो लेकिन जाए और एनिमल हम सेल्स के साथ मार्केट में यूज करके। पहले क्या होता था कि जो मतलब पहले क्या तो जो नॉर्मल रेट्रोवायरसेस रहते हैं इसके लिए हम बायोरिएक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी और नॉर्मल सेल को डिपेंड करता है कि हमें कितना चाहिए। But अगर because हो हम सकता है कि उसको हमें disarm 100 कर लीटर देते चाहिए हैं और हो फिर सकता है उसमें हमें 1000 1000 लीटर तो चाहिए, हम तो safe on the दैट safer डिपेंड्स side कि है। आपको कितना कितना चाहिए। Then बिफोर transformation बायोरिएक्टर्स of वी host. यूज स्मॉल होस्ट को कल्चर ट्रांसफॉर्म फ्लास्क तब या कंसिडर किया जाता है जब उसके पायलट अंदर प्लांट कोई सा भी अंडरस्टैंड फॉरेन ऑप्टिमम कंडीशन कंडीशन चला जाए। रिक्वायर्ड फॉर द अगर कल्चर होस्ट ने that is कोई भी pH pH या या temperature टेम्परेचर etc. एक्सेट्रा, चाहे तो वो अब हम डायरेक्ट रिकमेंड बड़े बड़े से से बायोरिएक्टर में डाल दें, कुछ भी एक बार एक्सपेरिमेंट हमारा करते रहे तो हमारा DNA बहुत चला सारा गया, टाइम भी it वेस्ट होगा means that और हमारा the बहुत सारी host is now रिसोर्सेज भी वेस्ट transformed. होंगी। क्योंकि मान लो कुछ तो हम गलती हो गई कि competent हमें लगा बनाते कि हैं, यार मतलब pH जो compatible है इसका बनाते हैं। 7 अब भाई रखते हैं, हमें फिर अगर बाद में जब हमने अपना सब कुछ डाल DNA दिया तो अंदर पता चला कि डालना हमारा है जो प्रोडक्ट वो नाश हो अ, गया, क्योंकि होस्ट के 7 नहीं चाहिए था, उसको 5 चाहिए था या उसको होस्ट maybe का भी 9 तो चाहिए था। जो agree करना जरूरी है। टेम्परेचर हो होस्ट सकता है कि को हमने भी ज्यादा तो बॉईल कर एक दिया, उसको पैसेज कितना देना देना चाहिए जरूरी है था। जिसके तो ये थ्रू सब समझने के लिए हमारा जो एग्जैक्टली कितने DNA में है हमारा वो प्रोडक्ट DNA वो enter कर कायदे से सके। जो है तो हमारा heat shock होस्ट method कल्चर एक हो पा रहा है, तरीका है ये समझने करने का। का। हम हालांकि इसके 4 लेवल तरीके पर एक बार करके करके देखते देखते हैं। हैं। हीट शॉक मेथड, कल्चर फ्लास्क हीट शॉक कहा मेथड जाता है या इस तरीके को पायलट basically प्लांट भी करते कहा हैं जा सकता है। bacterial तो cells के लिए। अंडरस्टैंड heat shock method bacterial cells ऑप्टिमम के लिए कंडीशन इस्तेमाल किया जाता है। रिक्वायर्ड bacterial फॉर द cells कल्चर में प्लाज्मिड पीएच वो है, वेक्टर कौन सा था, टेम्परेचर है, तो एक्सेट्रा। प्लाज्मिड के साथ ऑप्टिमम किया जाता कंडीशन है जानने के कि लिए प्रॉपर्टीज हमने क्या क्या होती है अपना बायोरिएक्टर्स की। E. coli बायोरिएक्टर्स के अंदर एक होता है E. एसिड या बेस या के ऊपर पीएच हमने कंट्रोल कुछ ट्रीटमेंट किया, इसको कंपीटेंट pH कंट्रोल सिस्टम होता है, किया कि हमने टेम्परेचर इसको कंट्रोल सिस्टम होता है, बैक्टीरियल सेल को शेप जो होता है को बायोरिएक्टर्स का वो हमने सिलेंड्रिकल होता है। divalent सिलेंड्रिकल cations इसलिए होता है जैसे कि जिसमें कि Ca2+ यूनिफॉर्म से या treat कराया इवन मिक्सिंग हो पहले। सके। इसमें हमने जो है कल्चर की Ca2+ ऐसा ना डाल हो कि दिया। कहीं पर अब जो जो है ज्यादा हमारा कल्चर करिए DNA है, बिल्कुल ही जो हमारा हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए कल्चर बाहर से आएगा। Then और इस फोम ब्रेकर्स होते हैं, फोम ब्रेकर्स Ca2+ के साथ जुड़ जाएगा, ब्रेक कर देते हैं। हमारी जो जब हम मिक्स करते हैं लिपिड बाइलेयर फ्रॉथ बन रहती जाता है, है। जिसको फ्रॉथ कहा जाता है। लिपिड अ, बाइलेयर जो cold रहती work है बनाते समय उससे जिसमें झाग टाइप का ऊपर बन जाता है, वो foam अलाउ कहते हैं, नहीं froth करती है कहते हैं किसी उसको। भी चार्ज्ड वो जो है हम वो- नहीं चाहते हैं कि हमारे आयन को अंदर कल्चर आने से। में बने या अगर हमारे न्यूट्रल है तो बायोरिएक्टर्स अंदर में आ बने, सकता है, तो उस लेकिन फोम को अगर कट करने चार्ज के लिए, चाहे उसको वो ब्रेक करने के पॉजिटिव हो लिए चाहे नेगेटिव देयर हो, आर doesn't फोम matter। ब्रेकर्स अगर वो प्रेजेंट। अंदर आना चाहता है तो एजिटेटर उसको आने सिस्टम नहीं का देती मतलब है। होता है जो क्या होता है कि हमारा एयर प्रोवाइड करता Ca2+ है और डीएनए वैसा तो साथ है में नहीं मिल हमें जाते बैक्टीरिया हैं की जानी और है, डीएनए जाकर के कल्चर कल्चर करेंगे नेगेटिव होता है, जिंदा होना भी बहुत और जरूरी है। Ca2+ multiply मल्टीप्लाई तभी तो करेगा जब जिंदा होगा। मर जाएगा तो कहाँ से मल्टीप्लाई करेगा, चिपक के जाते हैं। मतलब की भी जरूरत हो सकती है, के तो पास एयर DNA प्रोवाइड आकर करके के बैठ बैठ जाता है। एयर अब अवेलेबिलिटी इसके बाद हम क्या करते हैं, जब एक बार हमारा बायोरिएक्टर्स डीएनए ने सराउंड टाइप ऑफ हमारे बायोरिएक्टर Ca2+ ने भी stirred सराउंड type कर के लिया है, भी दो इकोलाई टाइप होते को हैं, सिंपल और स्टर्ड या स्पार्ज डीएनए ने भी सराउंड कर लिया। मतलब बायोरिएक्टर बेसिकली तो क्या क्या जो एक बार फिर से दुश्मन रिवाइज कर है, लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या वो होती है हमारे बायोरिएक्टर्स की। पहला तो उसमें महल की चारों एसिड बेस दीवारों या पर पीएच आगे पहुंच चुके का हैं, अब बस वो pH पेनिट्रेट कंट्रोल करना सिस्टम उनका होता बाकी है। अंदर घुसना दूसरा हो बाकी गया है, टेम्परेचर कंट्रोल तो सिस्टम होता है। तीसरा DNA एजिटेटर binds सिस्टम and प्रेजेंट it करता है, comes near जहाँ the से हम cells। अपनी एयर दे उसके सकते हैं बाद एयर अवेलेबिलिटी के लिए। near the cell चौथी बात हो गई कि and सिलेंड्रिकल उसका शेप होता है, डीएनए so क्योंकि that there is हाइड्रोफिलिक even होता है, मतलब mixing उसको या पानी even, पसंद है। अब अब लिपिड बाइलेयर में हम uniform जानते हैं कि बाहर की mixing तरफ of the अंदर
की तरफ बाइलेयर जो कल्चर, रहती है, ठीक है, और
एक हो गया फोम ब्रेकर्स हो गए जो फोम ब्रेक कर रहे थे, हाइड्रोफोबिक वाली और प्रॉब्लम एक चीज और है। रहती है, हाँ अच्छा तो ये इसको कि हमें जबरदस्ती बायोरिएक्टर्स जो धक्का होते देकर के हैं अंदर घुसाना पड़ता है। वो नीड्स एक टू बी टाइप के पुश्ड होते हैं, इनसाइड स्टर्ड टाइप के बायोरिएक्टर्स होते हैं, तो उनके पुश दो करने के टाइप्स लिए होते हैं, हमें क्या करते या तो हैं सिंपल से हम इंक्यूबेट स्टर्ड करते या हैं या प्लेस स्पार्ज करते हैं, मतलब स्टर्ड रख देते हैं बेसिकली मसालेदार हैं या सिंपल अपनी ठीक है, इकोलाई प्लेन को डोसा ICU मसाला डोसा 0 फिर डिग्री पे पहले सिंपल रखते हैं, फिर स्टर्ड 42 डिग्री बायोरिएक्टर्स सेल्सियस पे रखते अब हैं, इसमें क्या और होता है फिर फिर दोबारा टॉप 0 पर डिग्री मोटर पे लगी रखते होती हैं। है, आइस हीट चार हमें आइस हीट क्रॉसेस आइस बनाने हैं, जो सबसे 0 ऊपर डिग्री वाला क्रॉस 42 होता है, डिग्री 0 क्रॉस डिग्री। क्या मतलब वो तो जब हम ब्लेड्स ये हैं ट्रीटमेंट इसके basically, साथ करते हैं वो बर्फ जो सबसे टॉप की ठंडा ब्लेड रहती है दैट इज बर्फ फोम ब्रेकर के साथ, तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाली बर्फ जो थोड़ी सी रहती है कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर impeller हीट की वजह से blades एक्सपैंड इनको हो कहा जाती जाता है। है, जैसे for the एक्सपैंड mixing करती है, करती जैसे है, तुरंत हमारे हमारे ब्लेंडर है CA2 मिक्सी, और मिक्सी में जैसे डीएनए जो है वो ब्लेड्स अंदर लगी की तरफ रहती हैं, चला जाता है, घर में छोटी और जब मिक्सी फिर होती से है बर्फ में उसमें रखते हैं एक तो फिर से लीटर कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, आधा और लीटर दोबारा जितनी फिर भी से बड़ी बंद हो मिक्सी जाती हो है, so that तो वो कई बाहर सामान निकल डालते जाता हो। है। लेकिन तो बायोरिएक्टर इस तरह ऐसे से करते हैं, हम बड़े बड़े heat shock टैंक्स method से 100 ml अ, 1000 ml अपना पर ये काम हो रहा है, करते उसमें हैं, एक ब्लेड से तो काम चलेगा नहीं, तो कई अपना सारी क्या ब्लेड्स करते लगी हैं, रहती हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ तीन होस्ट ब्लेड होस्ट के अंदर डाल में शो करी गई है। अपना डीएनए ऑन द फॉर टॉप लेफ्ट साइड एक देयर होता इज है एसिड बेस्ड कंट्रोलर, या उसके नीचे जीन होता है स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन सॉरी फॉर अवॉइडिंग एनी कंटामिनेशन बिफोर वी बायोलिस्टिक्स कल्चर आर या जीन, ऐसा ये ना वाला हो काम कि हम करते कोई हैं, गंदगी पेड़ इकट्ठा होने लगे अंदर। बैक्टीरिया की और बात वहाँ करिए, पर पेड़ जो पौधों हम पे आते हैं, कल्चर पेड़ पौधों करने पे गए हम हैं क्या उसके करते हैं, अलावा यहाँ कुछ और ही कल्चर हो जाए डीएनए तो उसके लिए स्टेरिलाइजेशन के लिए टंगस्टन हम या steam गोल्ड के डालते हैं ऊपर उसके लपेट अंदर। देते So हैं। for avoiding any गोल्ड को ये contamination, टंगस्टन को आपने we place a लपेट दिया steam तो वो अंदर for कैसे जाएगा डीएनए के? sterilization। मोटर के बारे वो में तो बता आपने दिया, अगर डीएनए के ऊपर ब्रेकर हो गया, लगा दिया कल्चर हम भर देते तो हैं, वो अंदर भी चला जाएगा तो और कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाली ब्लेड के बारे में हो तो गया। हाँ, आप नीचे की गोल्ड तरफ लो या टंगस्टन लो, बॉटम और राइट उसके साइड ऊपर पर डीएनए लगा स्टेराइल दो, एयर और एक डालते गन हैं, टाइप स्टेराइल एयर वही एक हमारा एजिटेटर कुछ सिस्टम टूल रहता है। देन स्पार्ट वाले के बारे में गोल्ड या next टंगस्टन पेज को में बात कोटेड विद करेंगे। डीएनए, इसमें इसको बम्बार्ड किया ज्यादा जाता है कुछ हाई दिया नहीं वेलोसिटी हुआ पे है, इनटू द बस कल्चर प्लांट दिया सेल हुआ है, और insert the स्पार्ज DNA, जैसे बंदूक नीचे होती है, जैसे बहुत तेज एक स्पीड में आती और है ट्यूब और लगी रहे, सारी मतलब उसी को स्पार्ज ट्यूब कहा ऑर्गन्स जाता है, एग्जैक्टली स्किन इट इज को चीरते सेम हुए अंदर एज चली द जाती है। उसी सिंपल तरीके से स्टर्ड हाई वेलोसिटी पे बायोरिएक्टर हम जो है लेकिन बम्बार्ड इसमें करते हैं। स्पार्ज ट्यूब लगी रहती है। अपने स्पार्ज ट्यूब ट्यूब नीचे से करके क्यों लगी रहती है? डीएनए कोटेड क्योंकि टंगस्टन यहाँ से या हम गोल्ड को एक्स्ट्रा एंड ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। माइक्रो एक्स्ट्रा इंजेक्शन ऑक्सीजन प्रोवाइड करने से क्या होता है कि सरफेस सरफेस एरिया एरिया बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि और हम एक माइक्रो नीडल एक्स्ट्रा लेते हैं, बहुत O2 पतली पतली into नीडल the रहती है, culture, डायरेक्ट इससे क्या होगा कि जा bubbles सकती हैं create सेट हो हो जाएंगे जाएंगे, and using a micro bubbles needle increases our the DNA surface is area directly for injected into oxygen the transfer. nucleus of the एनिमल सेल। तो हम एक सेल ये पकड़ते है हैं, उसका स्पार्ज न्यूक्लियस ट्यूब का, निकालते हैं, एक बहुत एंड पतली सी कल्चर माइक्रो टाइप्स ऑफ नीडल कल्चर की में दो मदद से टाइप के कल्चर उसकी होते सीधा हैं, न्यूक्लियस या तो के आप अंदर डाल देते थोड़ा हैं थोड़ा RDNA, करके और एक बनाइए, बार RDNA एक बैच आपने बना न्यूक्लियस के लिया, अंदर पहुंच गया फिर तो दूसरे वो बैच अपना पे काम जाइए, करिए, फिर तीसरे बैच पे जाइए। और एक और तरीका है या कि तो आप डिसआर्म्ड एक ही वेक्टर्स बार का में इस्तेमाल ऐसा कर लीजिए। सिस्टम सारे ओपन तो सिस्टम मतलब बनाइए, हमने कुछ किया एक ना तरफ कि से हमने आलू हीट डालो, शॉक दूसरी मेथड तरफ से दिया, सोना या हमने निकलता ही जीन जाए, गन का निकलता ही इस्तेमाल जाए, किया, मतलब आलू या डालो हमने सोना माइक्रो इंजेक्शन जैसे इस्तेमाल मिक्सी किया। होती है। लेकिन तो अगर हम मिक्सी चाहते हम हैं एक सारा बार काम में नेचुरली नेचुरली हो जाए, जाए, मिक्सी हमें चलाते ज़्यादा हैं मेहनत और ना फिर करनी जितना पड़े, निकल जाता तो है हम एक बैच हो गया। रेट्रोवायरसिस का मान इस्तेमाल लो कर आपने सकते हैं, मिक्सी जैसे 1 कि लीटर हमने की है, आपको एनिमल 2 सेल में लीटर हमने का डिस्कस करी, शुगर मतलब कैसे कॉफी करेंगे? बनानी है, या तो तो एग्रो आप पहले बैक्टीरियम 1 का लीटर की इस्तेमाल कर बनाओगे, लें, फिर पीआई सुसाइड प्लाज्मिड रखोगे, का, फिर दूसरा लीटर बनाओगे, ये फिर है। उसको मिलाओगे। देन ये ऐसे करके बनती है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसे कल्चर आलू ऑफ सोने की होस्ट मशीन इन होती, लार्ज तो हम अमाउंट, एक तरफ से आलू डालते उधर से सोना निकलता रहता है, तब तक हम इधर से डालते रहते आलू। तो ये वही चीज़ है कि बैच का कल्चर कैसे करें। क्लोज्ड सिस्टम है तो वंस द कल्चर विद इकोलाई जो कि होस्ट है, न्यूट्रिएंट्स विटामिन सॉल्ट एक्सेट्रा जो जो भी चीज़ थी रिक्वायर्ड उन सबको हमने डाल दिया, उसको बंद कर दिया। अब इसमें नो फर्दर एडिशन कैन बी डन इन बिटवीन, अब इसमें हम कोई और चीज़ नहीं डाल सकते हैं। और ये होता कब है, जब हमें स्मॉल बायोमास में काम करना रहता है, थोड़ा थोड़ा काम करना रहता है, तो ही जो है हो सकता है। क्योंकि बड़े बैच में भाई कब तक आप जो है, अगर आपको 1000 बनाना है तो आप 100 करके बनाएंगे तो आप कितना बनाते रह जाएंगे, 10 बार आपको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे, तो दैट इज जस्ट अ टाइम वेस्ट। तो अच्छा, इसका ग्राफ भी रहता है। ग्राफ क्या रहता है कि नीचे से इसमें लॉग रहता है, लैग रहता है, पहले स्लो रहता है क्योंकि भाई जब अभी नई नई मिक्सिंग चालू हुई है तो एक बार में तो सारा हो नहीं जाएगा, तो धीरे धीरे होती है, फिर एकदम से एक्सपोनेंशियली राइज करती है। और फिर जब सारा कुछ मिक्स हो जाता है, अब कुछ नया नहीं आना है, तो वो स्टेशनरी हो जाती है। जैसे आपने अगर चटनी बनाने की कोशिश करी, तो अगर आपने
आपने जैसी मशीन ऑन करी, तुरंत ही 2 सेकंड बाद चेक किया, तो धनिया जो है आपकी, या जो भी आपने डाला है उसमें, वो कट तो जाएगा, परखच्चे उड़ जाएंगे उसके, लेकिन वो चटनी नहीं बन पाएगा। तो दैट इज द लैग फेज। फिर एक्सपोनेंशियल फेज, फिर जब आप उसको 10-20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए चला देंगे, तो दैट
फाइन पेस्ट विल बी रेडी, फाइन पेस्ट बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल राइज, मतलब होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है कल्चर। फिर उसके बाद एक पॉइंट आएगा कि सारा कल्चर हो गया, जितना न्यूट्रिएंट विटामिन जितना भी जो भी था सब कुछ इस्तेमाल हो गया, जितना बन सकता था सब हो गया है। अब इसके फर्दर कुछ नहीं बन सकता है, और ना आप फर्दर एडिशन कुछ कर सकते हो बिना ढक्कन खोले, बिना सिस्टम मतलब सिस्टम को ओपन करें, क्योंकि ये क्लोज्ड सिस्टम है। तो ये हो गया। लेकिन कंटिन्यूअस वाले में क्या रहता है कि ओपन सिस्टम रहता है। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, सॉल्ट्स यूज्ड फॉर कल्चर कैन बी एडेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑल्सो। आप प्रोसेस के दौरान भी धीरे धीरे ऐड करते रहिए। एक तरफ इसमें मतलब अलग अलग दो पाइप्स लगे रहते हैं इसके बायोरिएक्टर में, एक रहता है एडिशन के लिए और नीचे से एक रहता है मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूवर के लिए, कि जो जो निकलना है वो एक तरफ से निकलता जाए और जो जो हमें डालना है वो हम एक तरफ से डालते जाएं। मेटा Here, nutrients, vitamins, salts used for culture can be added during the process also, and metabolic waste can be drained out time to time. Log या एक्सपोनेंशियली मेंटेन्ड होस्ट ड्यू टू ओपन सिस्टम। अब क्योंकि ओपन सिस्टम है तो ग्राफिकली अगर देखें तो थोड़ा सा लैग होगा शुरू में, उसके बाद एक्सपोनेंशियल राइज ही राइज है, राइज ही राइज है, क्योंकि आप डालते चले जा रहे हो बनते चला जा रहा है, डालते जा रहे हो बनते चला जा रहा है। तो एक्सपोनेंशियल राइज देखने को मिल रही है, और ये हम इस्तेमाल करते हैं, यही हम करते हैं तब जब हमें लार्ज बायोमास बनाना हो, लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी हो। नोट है कि any foreign gene expressing in transformed या heterologous host and forming protein, तो उस प्रोटीन का नाम होता है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब हमने एक होस्ट लिया, हमने उसके अंदर फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए या अपना जो भी डाला, ठीक है, उसके बाद वो एक्सप्रेस हो गया। अब भैया आपने जीन डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट जीन डाल दिया, तो वो एक्सप्रेस तो होगा ही। आपने जैसे अभी आगे सेकेंड वाले चैप्टर में एक एग्जाम्पल आएगा कि हमारे पास एक प्लांट जीन था, हम प्लांट, अभी बहुत सिंपली बता रहे हैं कि प्लांट जीन था, उसके अंदर हमें चाहिए था कि यार ये चावल का पेड़ जो है, हम नहीं चाहते कि नॉर्मल राइस रहे, हम चाहते हैं गोल्डन राइस बन जाए। तो गोल्डन राइस इसको बनाने के लिए हमें इसमें विटामिन ए डालना पड़ेगा। तो हमने इसका प्लाज्मिड काटा और उसमें विटामिन ए का कोई जीन था उसको डाल दिया। तो अब जब हमने विटामिन ए का जीन डाल दिया तो वो बनाएगा ना भैया विटामिन ए प्रोटीन। तो ये जो एक्सप्रेशन उसने दिखाया, इसने जो एक्सप्रेशन दिखाया और एक प्रोटीन बना दिया हेटेरोलोगस होस्ट में या ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट में, अपने आप को उसने एक्सप्रेस कर दिया और फिर प्रोटीन बनाया। तो ये जो प्रोटीन बना इसका नाम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि उसका नॉर्मल प्रोटीन तो कुछ और था, ऐसे तो वो नॉर्मल चावल बना रहा था, लेकिन हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला, अपने होस्ट को ट्रांसफॉर्म किया, उसको हेटेरोलोगस होस्ट बनाया, उसकी वजह से ये रिकॉम्बिनेंट हो गया है। तो सीरीज का नाम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है। सिलेंड्रिकल या कर्व्ड बेस ऑफ बायोरिएक्टर्स हेल्प्स इन इवन या यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड प्रॉपर CO2 अवेलेबिलिटी, CO2 कह रही हूँ सॉरी, प्रॉपर O2 अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए। ये बात हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कुछ सैम्पलिंग पोर्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं बायोरिएक्टर्स में। सैम्पलिंग पोर्ट्स का क्या काम रहता है कि जैसे आपका बायोरिएक्टर्स में काम चल रहा है अगर, तो आप थोड़ा सा एक जगह से सैंपल निकाल करके देख सकते हो कि भैया जो अंदर काम चल रहा है वो सही चल रहा है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत समस्या हो तो आपका पूरा जितना भी आपने रिसोर्स डाली है, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल, सॉल्ट, जो भी आप कर रहे हैं, आप उसमें अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं क्योंकि आप उसमें हीट दे रहे हैं, आप उसमें अपने बिजली खर्चा कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है बायोरिएक्टर्स में। तो ये सब आपका बर्बाद ना हो इसके लिए सैम्पलिंग पोर्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिसका आप उसमें से थोड़ा सा निकाल करके देख सकते हैं कि इट इज़ लाइक ऑल गोइंग गुड और नॉट। फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है। सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन की, अब हमारा जो होस्ट है जो बन के आता है बायोरिएक्टर में, एकदम डब्बे में पैक होकर के बढ़िया से तो आता नहीं है, उसको भी हमको छानना करना पड़ता है, छानना, सेपरेशन करना। अलग अलग सेपरेशन टेक्निक होती है अलग अलग प्रोटीन के लिए। तो भाई सिलेबस कैसे बढ़ेगा अगर अलग अलग टेक्निक और अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं होंगे? तो अलग अलग टेक्निक अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए नहीं होगी तो अच्छा, हमने अपना जैसे जो भी हमारा ब्रॉथ था, जो हमारा क्या नाम इसका होता है, कल्चर ब्रॉथ, जो भी हमारा कल्चर ब्रॉथ था वो हमने निकाला, उसको सेपरेट किया, छाना, प्यूरिफिकेशन किया। उसके बाद हम इसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और फिर इसको मार्केट किया जाता है एज फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन इतना आसान नहीं होता है मार्केट करना, क्योंकि इट हैज़ टू अंडरगो सर्टेन टेस्ट, इट हैज़ टू अंडरगो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट हैज़ टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, इट हैज़ टू
वर्क अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रोडक्ट लेकर के मार्केट में लॉन्च कर दीजिए, सारी दुनिया को मार के खत्म कर दीजिए। आप तालिबानी नहीं हैं। आप actually that is very controversial to say, so I won't comment on anything. Okay, anyways, so clinical trials है। तो clinical trials में अगर आप कोई ड्रग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे इंसुलिन कभी जब आई रही होगी, जब इंट्रोड्यूस हुई रही होगी मार्केट में, तो लोगों ने कहा होगा ना भैया कि हम ऐसे कैसे इंसानों की बॉडी में, आप कह रहे हो तो कुछ भी लेकर के डाल दें। उसकी टेस्टिंग हुई होगी, प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करी जाती है, पूरा क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है। ये नहीं कि आपने टेस्टिंग के टाइम कुछ दिखाया और बाद में कुछ और बेचने लगे मार्केट में। तो स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। कि अब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग वही मतलब सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो हम अलग अलग रहती है, और जैसा आपका प्रोडक्ट रहेगा उसी के हिसाब से कंट्रोल टेस्टिंग भी होती है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जिसमें हम एम्पलीफाई करते हैं डीएनए का, उसमें कौन सी इक्वेशन यूज होती है? तो इक्वेशन इसमें 2n यूज होती है, क्योंकि हम दो से, अगर मान लो सेकेंड जनरेशन हुई तो 2n, 2 रेज टू द पावर 2 सेकेंड जनरेशन, तो 2 इंटू नहीं सॉरी, एक जनरेशन अगर हुई तो 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2। अब इन दो से दो दो और बनेंगे, तो 2 रेज टू द पावर 2, तो 4 आ जाएगा। फिर थर्ड जनरेशन के लिए 3 लिखेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे करके होता है।